नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक रोचक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक यौन अपराधी, यौन शोषण का अपराधी और एक बलात्कारी था। पहले यह एक स्कूल में कुछ दिनों के लिए शिक्षण या टीचिंग के कार्य से भी संबंधित था। बाद में इसने अपना एक फंड मैनेजमेंट का काम शुरू किया और उस क्षेत्र में इसने काफी संपत्ति बनाई। कहते हैं कि जब 2017 में मीटू कैंपेन चला तो एक नहीं बल्कि अनेकों लड़कियों ने जेफरी एप्स्टीन के ऊपर यौन शोषण और बलात्कार के आरोप लगाए। हालांकि 2008 में भी ऐसे ही एक मामले में इसे 13 महीने की सजा हुई थी, लेकिन बाद में यह उससे बाहर आ गया क्योंकि इसका प्रभाव था। वस्तुतः कहा यह जाता है कि जेफरी एप्स्टीन फंड मैनेजमेंट करते करते ये अमेरिका ही नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न देशों के प्रभावशाली राजनीतिज्ञों के संपर्क में आया और उन्हें यह विभिन्न तरीके से सलाह और सहायता देता था और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें लड़कियां भी देता था। अर्थात ये एक तरह से दलाल था जो लड़कियों को सप्लाई करता था, विशेषकर जो किशोरावस्था में लड़कियां हैं, अर्थात जो नाबालिग लड़कियां। 2017 में मी टू कैंपेन के पश्चात इसका नाम काफी विश्वविख्यात हुआ। ट्रंप भाई साहब का नाम भी इनके साथ जोड़ा जाता है। ये है जेफरी एप्स्टीन। और अभी जो विवाद हुआ है वो विवाद ये है कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम भी फाइल में आया है। तो हम लोग उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन तस्वीरों को भी देखिए जिसमें ये जो भाई साहब हैं, प्रिंस एंड्रयू ब्रिटेन के, इनके ऊपर भी आरोप लगे हैं। ये इनका पूरा क्लियर पिक्चर है। प्रिंस एंड्रयू, इनका आपत्तिजनक तस्वीर देखिए। इनको कौन नहीं जानता है? बिल गेट्स है। इनको भी कौन नहीं जानता है? एलन मस्क है। बिल क्लिंटन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हुए, और इनका नाम यदि ये भारत में होते और विशेष करके अगर ये मुगल काल में मुगल बादशाह होते तो इस भाई साहब का जो नाम है ये मोहम्मद शाह रंगीला होना चाहिए, क्योंकि अपने कार्यकाल के दौरान व्हाइट हाउस में अर्थात राष्ट्रपति भवन में अपने ही एक कर्मचारी के साथ इनके यौन शोषण के विवाद खूब चर्चे में रहे हैं। इनके अंदर जो कर्मचारी काम कर रही थी मोनिका लेविंस्की, उसके साथ इनका यौन विवाद राष्ट्रपति रहते हुए ही हुआ। इनके ऊपर आरोप लगे, इन्होंने स्वीकार भी किया। तो इसी आरोप के कारण इनके ऊपर महाभियोग भी चलाया गया। हालांकि सीनेट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि इनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया भी इसी मोनिका लेविंस्की केस के कारण चला। ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश 1, और एक बाद में आए जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, तो इनको जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर कहा जाता है। ये भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इस भाई साहब को कौन नहीं जानता है? ट्रंप महोदय 2017 में ये भी राष्ट्रपति पहली बार बने थे। 2021 में जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ उसमें ये चुनाव नहीं जीते। अब पुनः जब ये राष्ट्रपति बने तो अपने चुनाव में ही इन्होंने यह वादा किया था कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स को ये सार्वजनिक करेंगे। हालांकि रोचक तथ्य यह है, रोचक हिस्सा यह है, कहानी यह है कि इन्हीं के प्रथम कार्यकाल में 2019 में जेफरी एप्स्टीन की जेल में रहस्यमयी मृत्यु भी हुई। कहा जाता है कि इस
जेफरी एप्स्टीन की जो मृत्यु हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं ट्रंप का हाथ या ट्रंप की साजिश होने के संदेह है। बाकी अब कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो हालात थे, जो परिस्थितियां थी, आत्महत्या जिस कमरे में हुआ और जो पूरा वीडियो फुटेज वगैरह था, वीडियो रिकॉर्डिंग थी, वो सब नहीं था, सब डिलीटेड था। तो इसलिए बड़ी रहस्यमयी परिस्थितियों में इनकी मौत हुई। कहा जाता है कि रसूख रखने वाले प्रभावशाली लोगों के कारण ही शायद इसकी हत्या भी हुई। आइए इनके प्रारंभिक जीवन परिचय के विषय में थोड़ा जानते हैं, फिर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर क्या आरोप लगे हैं, फाइल्स में इन्होंने क्या लिखा है, उस विवाद पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वस्तुतः यूपीएससी में अभी तत्काल प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन जब यह घटना थोड़ी विलंब से हो जाती है तो 1.5 साल 2 साल के बाद अगर आपसे ये पूछ ले कि एप्स्टीन फाइल्स क्या था, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि एप्स्टीन फाइल क्या है। और ऐसे भी विश्व राजनीति में रुचि रखने वाले हमारे भारत के तमाम जागरूक छात्र छात्राएं और आम लोग भी ये जानना चाहते होंगे कि आखिर जेफरी एप्स्टीन ने ऐसा क्या लिख दिया अपने फाइल्स में जिस पर भारतीय राजनीति में आज इतना उबाल आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी यूजीसी के कारण चर्चे में थे। घरेलू मोर्चे पर, आंतरिक राजनीति में भाई साहब की आलोचना हो रही थी, विपक्ष को मुद्दा मिला था, और अभी ये विवाद समाप्त होता उसके बीच में ही अब विदेश के मोर्चे पर, जिसको ये अपनी बड़ी सफलता के रूप में दिखाते हैं, विदेश के मोर्चे पर भी इनको घेरा गया है कि एप्स्टीन जैसे बदनाम यौन शोषक और बलात्कारी के फाइल्स में साहिब आपका नाम कैसे आया। अब तो ये साहिब को ही बताना चाहिए, हालांकि साहिब ने इस पर कुछ बोला नहीं। विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव को बोलने के लिए भेज दिया और बोलने के लिए कुछ था नहीं। हालांकि मैं ये भी मानता हूं कि सिर्फ एप्स्टीन फाइल्स में इनके नाम की चर्चा हो जाने से ही इन्हें अपराधी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में जो कुछ भी लिखी गई है बातें, उससे संबंधित कोई साक्ष्य नहीं है। तो जैसा कि आज विदेश सचिव ने कहा कि ये एक अपराधी की मनगढ़ंत बातें हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आग लगने की खबर आई है और धुआं भी है तो कुछ न कुछ तो रहा होगा। कहते नहीं है कि बड़े बेआबरू होकर निकले हम तेरे कूचे से, तो फाइल्स में नाम आया है साहिब, तो आप पर चर्चा तो बनती है, और इसीलिए आज हम लोग चर्चा कर भी रहे हैं। तो खैर आइए, इससे पहले कि हम लोग कुछ और भी बातचीत करें, पहले हम लोग जेफरी एप्स्टीन के जीवन परिचय को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, विशेष बात आपके काम की नहीं है। जैसे सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में रखना है कि शिक्षा और प्रारंभिक कार्य, तो कॉलेज की डिग्री लिए बिना ही डाल्टन स्कूल में शिक्षक के रूप में अपना कैरियर इन्होंने शुरू किया, लेकिन बहुत जल्द ही इनको स्कूल से निकाल दिया गया और बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में इन्होंने फंड मैनेजमेंट का काम शुरू किया। आरोप क्या है कि इन्होंने इस फंड तस्करी, ये फंड मैनेजमेंट के साथ साथ इन्होंने एक साइड बिजनेस भी शुरू कर लिया, और वो साइड बिजनेस क्या था, तो यौन तस्करी नेटवर्क। इन्होंने एक बड़ी जबरदस्त यौन तस्करी नेटवर्क बनाया, और अमेरिका के न सिर्फ राजनीति अर्थव्यवस्था बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रख्यात लोगों, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, विश्व की राजनीति अर्थव्यवस्था में अत्यंत ही प्रभावशाली नाम रहे लोग, और एक नहीं अनेकों नाम इनके साथ जुड़े हैं। तो इसी कारण से आज यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोग देखें एप्स्टीन फाइल्स में इन्होंने क्या क्या बातें की हैं। तो एक तरह से इनको जो है
एप्स्टीन को एक अपराधी के रूप में पहचाना गया, जो किशोर लड़कियों के साथ यौन शोषण में शामिल था, और घिस्लेन मैक्सवेल जो इनकी सहयोगी थी, इन्होंने इनके लिए युवा लड़कियों को भर्ती किया था और 2021 में इसको दोषी ठहराया गया था। तो इसी से संबंधित ये विवाद है। विवाद क्या है और चर्चा क्या है? तो यौन शोषण के आरोप एप्स्टीन पर कई लड़कियों और महिलाओं ने उनके साथ यौन शोषण करने का आरोप लगाया, जो मीटू कैंपेन था उसके अंतर्गत। और यौन तस्करी नेटवर्क का खुलासा हुआ। उनके नेटवर्क का खुलासा करने के बाद कई लोगों ने उनके साथ जुड़े अन्य व्यक्तियों पर भी आरोप लगाए, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो इनके संपर्क में थे। जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने ट्रंप भाई साहब की बात की, एलन मस्क की बातचीत की, प्रिंस एंड्रयू की बातचीत की, अब प्रधानमंत्री मोदी की भी बातचीत आई है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ। 2019 में इनकी मृत्यु हुई, लेकिन इनके सहयोगियों के ऊपर जो मुकदमा है वो आज भी चल रहा है। तो इन्होंने एक शक्तिशाली संबंधों का, मतलब यौन शोषण और बलात्कार और लड़कियों को सप्लाई करना विभिन्न राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रभावशाली लोगों के लिए, तो इन्होंने जो संबंध बनाया, इसमें कई रईस हैं, राजनेता हैं, मशहूर हस्तियों के साथ साथ इनका व्यापक संपर्क था, जिसमें प्रिंस एंड्रयू, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग शामिल थे, एलन मस्क जैसे लोग शामिल थे। कानूनी मुद्दे क्या है? 2008 में उन्हें फ्लोरिडा में एक मामले में, यौन शोषण के ही एक मामले में दोषी पाया गया, और समझौते के रूप में इनको 13 महीने का की जेल भी हुई थी। बाद में ये अपने रसूख से, अपने राजनीतिक प्रभाव से ये बाहर आ गए थे। इनकी मृत्यु जो है वो 10 अगस्त 2019 को हुई। जुलाई 2019 में ये गिरफ्तार हुए और 10 अगस्त को जेफरी एप्स्टीन संदेहास्पद स्थिति में इनकी मृत्यु हुई है। परिणाम यह है कि उनकी मृत्यु के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो समाप्त हो गया, लेकिन यौन तस्करी और शोषण का जो मामला है वो अभी भी बना हुआ है। और जब ट्रंप दूसरी बार, अभी दूसरे कार्यकाल के लिए जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने ये वादा किया था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो वो जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का खुलासा करेंगे। अब देखिए अब क्या हुआ है कि अब जो ये फाइल्स है, इसको ये 30 लाख से ज्यादा पन्नों का जो रिकॉर्ड है, जिसमें 2000 से अधिक वीडियो है और करीब 1,80,000 तस्वीरें जो हैं वो सार्वजनिक किया है। किसने किया? तो इससे संबंधित जो अमेरिकी न्याय विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अमेरिकी न्याय विभाग या मंत्रालय ने शुक्रवार को फाइनेंसर और दोषी ठहराए गए यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जांच सामग्री का एक बड़ा हिस्सा, समझिए कि 30 लाख से ज्यादा पन्ने, मतलब 3.5 मिलियन पेजेज, 2000 से अधिक वीडियो हैं और 1,80,000 से अधिक तस्वीरें हैं जो सार्वजनिक हुआ है। इन खुलासों की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लांस ने की। उन्होंने कहा कि यह रिलीज उस पारदर्शिता संबंधी आदेश को पूरा करता है जिसे अमेरिकी कांग्रेस ने पिछले साल पारित किया था। ब्लांस के अनुसार आज की रिलीज एक बहुत व्यापक दस्तावेज, पहचान और समीक्षा प्रक्रिया के अंत को दर्शाती है, ताकि अमेरिकी जनता के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित किया जा सके और अधिनियम के अनुपालन को पूरा किया जा सके। गोल मटोल बात कर रहे हैं। जब वो व्यक्ति रहा ही नहीं और जिस व्यक्ति की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई, जिस पर आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, जेल के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, और उसके द्वारा किए जा रहे दावे को आप फिजूल में ही जो है लोगों का दिमाग खराब करने के लिए यहां पर ले आए हैं, और जिसके कारण आज हमें इस पर चर्चा करना पड़ा। नहीं तो आप लोग सोचते कि अंतर्राष्ट्रीय घटना पर सर
लगातार चर्चा परिचर्चा नहीं कर रहे हैं। तो चूंकि आज की राजनीति में जेफरी एप्स्टीन फाइल्स की चर्चा बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपकी जानकारी में लाने के लिए मैं इसको साझा कर रहा हूं। खैर, अब आइए, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर जो आरोप लगा है, इस फाइल्स में जो मोदी जी का नाम आया है, वो आपको बतलाते हैं। आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता आए और जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी और उनके इजराइल दौरे, प्रधानमंत्री मोदी का जो इजराइल दौरा हुआ था, उस इजराइल दौरे के समय यह कहा जा रहा है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में कि वो गाना गाए और नाचे ताकि ट्रंप को खुश किया जा सके। उन्होंने जेफरी एप्स्टीन से सलाह मांगी थी। क्या सलाह मांगी थी इसके विषय में बताया नहीं गया। जेफरी एप्स्टीन ने मोदी को कहा कि आप ट्रंप भाई साहब के लिए गाना गाइए और नाचिए तो आपका काम हो जाएगा। फिर ईमेल में कंक्लूड किया जेफरी एप्स्टीन ने कि हाँ भाई काम हो गया। तो भाई यही बात जो है कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने आज पूछा कि सर आप बाहर आकर के खुद क्यों नहीं बताते हैं कि आखिर जेफरी एप्स्टीन ने जिस बात की चर्चा की है उस संबंध में क्या बातें हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस पूरे आरोप को मनगढ़ंत बताया और कहा कि दोषी ठहराए गए अपराधी की घटिया मनगढ़ंत बातें बताते हुए इन्हें पूरे तिरस्कार के साथ खारिज कर दिया जाना चाहिए। लेकिन जब प्रश्न उठ जाते हैं तो सर प्रश्न को खारिज कैसे किया जाए। और यही कारण है कि पवन खेरा ने अपनी पोस्ट में यह सवाल पूछा है कि प्रधानमंत्री जेफरी एप्स्टीन से किस प्रकार की सलाह ले रहे थे, खुलासा कीजिए। इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए गाना आपने गाया और नाचा, इसका क्या मतलब है। और जब संदेश में लिखा गया कि काम हो गया तो वास्तव में कौन सा काम सफल हुआ, देशवासियों को आप भी बताइए। आप भी अपने प्रशासन में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए कृपया बताइए, मुंह तो खोलिए। लेकिन भाई साहब आपको पता ही है कि मुंह खोलते नहीं है जल्दी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये मामला जो है वो आज देश के समक्ष आया है। खैर, पोस्ट में उन्होंने अमेरिकी न्याय मंत्रालय का लिंक भी साझा किया है। खेरा ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री का इतने बदनाम व्यक्ति के इतने करीब होना उनके निर्णयों, पारदर्शिता और कूटनीतिक गरिमा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री का एप्स्टीन से सीधा संबंध था, जिसके पीछे की कोई वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हुई, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोलेंगे तब तक वजह कैसे स्पष्ट होगा। अच्छा, पवन खेरा जी से कोई पूछे कि अगर यही बात राजीव गांधी और राहुल गांधी के विषय में आ जाता है एप्स्टीन फाइल्स में, तब वो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती। भाई साहब राजनीति है, कीचड़ उछालने में, दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने में जो लुत्फ और जो मजा आप ले रहे हैं, कहीं ये मजा किरकिरा ना हो जाए कि पता चले कि कहीं कोई और दस्तावेज जारी हुआ और किसी और का नाम आ गया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो खैर, अब इस भाई साहब को देखिए, एक जो है पीटर मेंडलसन है, लंदन में एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ है और ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के प्रमुख सलाहकार, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य और प्रधानमंत्री के अधीन व्यापार सचिव भी रह चुके हैं। और अभी कीर स्टारमर के काल में कुछ समय के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रिटिश राजदूत के रूप में भी काम किए, लेकिन अमेरिकी फाइनेंसर और दोषी यौन अपराधी से संबंधों के कारण उन्हें बर्खास्त किया गया। ये देखिए भाई साहब हैं किस तरह से आपत्तिजनक स्थिति में, अर्धनग्न अवस्था में, या यूं कहें भारत में तो इसको नग्नता ही कहते हैं, बेशर्मी की भी हद पार करके ये भाई साहब जो हैं वो यहां पर खड़े हैं। हालांकि अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि इस संबंध में हमारा व्यूज, हमारा विजन क्या होना चाहिए। तो मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को इस पर
जवाब देना चाहिए। हालांकि एक बात यह भी है जो आज विदेश सचिव ने कहा, वो गंभीर बात कहा कि प्रधानमंत्री किसी निजी दौरे पर नहीं गए थे, प्रधानमंत्री सरकारी दौरे पर गए थे। और जब दौरे पर गए थे तो उनकी जो मुलाकातें हैं और जो बातें हैं वो सब सार्वजनिक ही था। जन गण मन गाना शायद चल रहा था और मोदी जी जो गा रहे थे वो जनगण मन ही गा रहे थे, या वंदे मातरम गा रहे थे, शायद ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। तो जनगण मन का गाना, अगर इस गाने को सुनकर ट्रंप भाई साहब खुश होते हैं तो खुश होने दीजिए, ये तो अच्छी बात है। हम तो कहेंगे कि ट्रंप भाई साहब को भी ये गाना गाना चाहिए, जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में और जिस तरह से भारत सैनिक रूप में, राजनीतिक रूप में आज विश्व राजनीति में भारत का दखल बढ़ रहा है, हमें इन विवादों से दूर रहना चाहिए और एप्स्टीन फाइल जैसे शुद्ध राजनीतिक बकवास जिसको कहते हैं, उस बकवास पर विशेष चर्चा परिचर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि मोदी जी खुद ही इस पर आकर के स्पष्ट कर दें कि सर ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें जो बातें कही गई हैं वो मनगढ़ंत है, झूठी है, बात खत्म। इस पर इतना शोर शराबा करने की जरूरत मेरे विचार से नहीं है। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जेफरी एप्स्टीन फाइल्स और जेफरी एप्स्टीन को आप ध्यान में रखिए, इतना काफी है आपके लिए। तो आज की जो कक्षा है उसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाने से पहले आप लोगों से शिकायत है कि आप वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को, लाइक भी नहीं कर रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं और कमेंट भी लिख करके अभी तक आप ये आपने नहीं बताया है कि सर आप इन इन विषयों पर थोड़ा बातचीत कीजिए। हम लोगों को इस अंतरराष्ट्रीय विषय पर, इस राष्ट्रीय विषय पर हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। हालांकि मैंने अभी अभी बजट पर और आर्थिक समीक्षा पर भी बातें की हैं, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप उसको देखिए, समझिए। कोई भी बात साझा करना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, अपने विचार को बतलाना चाहते हैं, तो लोकतंत्र में विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए और सोशल मीडिया हमें इसके लिए मंच और प्लेटफॉर्म देता है। तो लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए इसलिए भी बोलता हूं ताकि इससे मुझे प्रोत्साहन मिले, मुझे आपको समझने में मदद मिले और जो मेरी भरपूर योग्यता, प्रतिभा और क्षमता है, उस पूरी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता से मैं आपके लिए नित्य नए विषयों पर आपसे चर्चा परिचर्चा करूं, आपके लिए परीक्षा के लिए ये उपयोगी हो सके, ऐसी मेरी आकांक्षा है। इसलिए बार बार मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस निवेदन को मानेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट से अपने विचारों से मुझे अवगत अवश्य ही कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।